Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. So, welcome all of you to my प्यारा सा YouTube channel. Now we are going to start part 2 of chapter 10 gravitation class 9th. I hope आप सबने मेरी वीडियोस को देख लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. आप सब नोट्स को बहुत अच्छे से लर्न करके बहुत अच्छे से पेपर दे रहे होगे. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे ग्रेविटेशन का पार्ट 2. ठीक है. सो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ग्रेविटी के बारे में. मैंने आपको एक बहुत अच्छे से चीज बताई थी कि ग्रेविटी कब होती है, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है. ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया? न्यूटन ने डिस्कवर किया. जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसके अंदर एक एक्सलरेशन आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे फोर्स को अफेक्ट करती है. आई होप आप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2. देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मास और वेट के बारे में. ठीक है. तो मास और वेट में क्या फर्क है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, ये मास और वेट में फर्क क्या है? सो मास क्या होता है? मेरे अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला? मेरे अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मास. क्या बोलेंगे उसे हम? मास. और वेट क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. मुझे अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है उसको मैं क्या बोलूंगी? वेट. समझ आ गया? तो हमने 2 चीजें पढ़नी है, एक है मास, एक है वेट. तो मास का क्या मतलब होता है? मास का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है. मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे चेंज हो जाता है, बिकॉज वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अस विच पुल अस टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो देखो, ये डॉग है. अगर मैं बोलूं कि इसका मास कितना है, तो मैम इसका जो मास है वो इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर है. इसके अंदर कितनी चीजें प्रेजेंट है, कितना ये खा रखा है, इसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे. मैम मास की ऐसा यूनिट होती है केजी. अगर मैम हम बात करें वेट की, सो बेसिकली वेट इज द फोर्स. वेट एक फोर्स है जो इस इंसान को, इस डॉग को अर्थ की तरफ खींच रही है. सो वेट एक फोर्स होता है. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर. मास कभी चेंज नहीं होता. वेट एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता है, क्योंकि छोटे जी की वैल्यू चेंज होती है, बिकॉज इट इज अ फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी. तो जी की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा. इज इट क्लियर? क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मास के बारे में. ठीक है. सो हम पढ़ेंगे मास के बारे में. सो द मास ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो मास होता है, इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. तो मेरे बच्चों, आपकी जो जीएफ का मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जीएफ का जो मास होता है वो तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर फील्ड होता है. मास एक स्केलर क्वांटिटी है. मास कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. चलो एक ट्रिक बता देती हूँ. जो लोग बहुत ही ज्यादा नालायक है, भूल जाएंगे स्केलर क्वांटिटी, बस लास्ट का एस देख लेना और स्केलर क्वांटिटी लिखाना. लास्ट का एस देख लेना और स्केलर क्वांटिटी चिपकाया ना. ठीक है. जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो हम पढ़कर आए कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और कोई डायरेक्शन नहीं होगी. उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी. हमको पता है, अगर हम मास की ऐसा यूनिट की बात करें कि आखिर मास की यूनिट क्या है. मास को आप किस में तोलते हो? किलोग्राम में तोलते हो. मेरा 10 केजी मास है, आपका 20 केजी मास है, इसका 50 केजी मास है. सो बेसिकली द ऐसा यूनिट ऑफ द मास इज नथिंग बट केजी. सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी. याद हो गया मैम? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, किलोग्राम होती है. उसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक बॉडी का मास, मेरा जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कभी भी चेंज नहीं करेगा. ठीक है. मास ऑफ द बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम. हम मास को हमेशा छोटे एम से डिनोट करते हैं. कभी भी आपको मास का फॉर्मूला लिखना है तो छोटा एम लिखोगे, बड़ा एम लिखकर मत आ जाना. नाउ मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो. जो मास होता है एक बॉडी का वो कभी भी गाइस जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. सो आपके अंदर जो मैटर होगा, क्या वो कभी जीरो हो जाएगा? नो मैम, मैटर कभी जीरो नहीं होता. सो हमारा मास कभी जीरो नहीं होता. अब आ जाओ वेट पर. मैंने आपको अभी अभी बताया है
वेट कुछ नहीं है, फोर्स है। वेट क्या है मेरे बच्चों? फोर्स है। सो बेसिकली हम क्या लिखेंगे? फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे। हमने फोर्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला पढ़ा हमने F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। 1 मिनट, छोटा आएगा, छोटा m इंटू छोटा जी। ठीक है। सो छोटे जी का मतलब क्या है? छोटे जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। सो वेट क्या होता है? वेट द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मुझे अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उसी को मैं वेट बोलूंगी। उसी को ही मैं क्या बोलूंगी? वेट बोलूंगी। सो वेट एक फोर्स है, तो ये हो गया वेट का फॉर्मूला। ठीक है। अगर मैं कहीं पे भी जी की वैल्यू 0 कर दूं तो मेरा वेट भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है वेट 0 हो सकता है, मास 0 नहीं हो सकता। वेट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कहा लिखा है ये? यस, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द जी। क्यों मैम ये जी पे क्यों डिपेंड कर रहा है? भाई साहब अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कर आई हूँ, F इज इक्वल टू एम जी, तो ये जी पे डिपेंड करता है। अभी अभी बताया है, जो वेट होता है वो फोर्स ही होता है। फोर्स का फॉर्मूला देखो m इंटू ए, वही वेट का फॉर्मूला होगा m इंटू ए। सिंस ए और g इक्वल ही है, सो बेसिकली F इज इक्वल टू m इंटू जी। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो मेरे बच्चों अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसकी वजह से? अर्थ की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। जो हमारा वेट होता है वो m इंटू जी के इक्वल होता है। सो वेट इज द फोर्स, वेट एक फोर्स है एंड ऐसा यूनिट ऑफ इट इज न्यूटन। तो मैंने को पहले ही बताया था मास की एसआई यूनिट केजी होती है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है। लेकिन वेट तो फोर्स है, और फोर्स की एसआई यूनिट तो मैम न्यूटन थी। सो वेट एक फोर्स है, और तो वेट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। वेट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मास और वेट पे डिफरेंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए साथ के साथ। जल्दी से आइए मैं आपको लर्न करवाती हूँ। देखो, वेट फॉर अ मिनट। यस, अगर हम बात करें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की, सो मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। वेट इज द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैम क्लियर है? सो मास क्या था? मास कुछ नहीं था, मेरे अंदर जितना मैटर है उसको मैं बोल दूंगी मास। और वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। नाउ इट इज डिनोटेड बाय छोटा m, इट इज डिनोटेड बाय बड़ा W। समझ आ गया? द ऐसा यूनिट ऑफ इट इज kg। ऐसा यूनिट तो मैंने लिखी ही नहीं है, रुको, यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखो मेरे बच्चों, आओ। SI यूनिट इज kg। ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी SI यूनिट होती है हाँ देखो, इसकी जो SI यूनिट होती है न्यूटन होती है। क्या होती है गाइस? न्यूटन होती है। क्यों? क्योंकि वेट तो फोर्स है। वेट क्या है मेरे बच्चों? फोर्स है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतना सब समझ आ गया? यस मैम, सब समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं छोटे जी की। तो छोटा जी था, छोटा जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ रही है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा अर्थ है। हमको पता है अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं रेडियस बढ़ता जाता है। ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए इन मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, हम ज्यादातर कैलकुलेशन में क्या करते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो छोटे जी की वैल्यू है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो हम सेम रख लेते हैं। दैट्स वाई हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 लर्न कर रखी है, और हम इसको यही सोच के रखते हैं कि भाई साहब ये यही है, इसको चेंज नहीं करेंगे। सो वी कैन टेक गैस जी एस कॉन्स्टेंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ और क्लोजर टू इट। सो बेसिकली हम क्या करते हैं? जी को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ या फिर क्लोजर टू इट। बट लेकिन एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ से मूव अवे करेंगे,
वी कैन यूज द इक्वेशन G इज इक्वल्स टू दिस। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये G इज इक्वल्स F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय R के स्क्वायर से फॉर्मूला आया है। आपके पास G की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। एक आ रहा है थर्स्ट, एक आ रहा है प्रेशर। ठीक है, अब हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थर्स्ट एंड प्रेशर। क्या आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस मैम, हमें सब क्लियर है। अगर मैं बात करूं थर्स्ट की, तो थर्स्ट का क्या मतलब होता है? थर्स्ट का क्या मतलब होता है? थर्स्ट का मतलब होता है फोर्स। थर्स्ट का क्या मतलब होता है? फोर्स। ठीक है, अगर मैं एक फोर्स लगा रही हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। ठीक है, तो देखो सुनो, ये डॉग है, ये मेरे पे फोर्स लगा रहे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर मींस बिल्कुल 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, 90 डिग्री पे। सो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे? थर्स्ट कहेंगे। सो थर्स्ट इज नथिंग बट द फोर्स विच इज अप्लाइड एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नाउ जल्दी से आइए, मेरे को एक बात बताइए, थर्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बता दो, आओ इधर आओ, बताओ जल्दी। मैम थर्स्ट एक फोर्स है, जो फोर्स का फॉर्मूला था वही थर्स्ट का फॉर्मूला है। सो m इंटू जी। ओके मैम, थर्स्ट की यूनिट क्या होती है? मैम थर्स्ट एक फोर्स है, सो जो फोर्स की यूनिट थी वही थर्स्ट की यूनिट है। सो द यूनिट ऑफ द थर्स्ट इज न्यूटन, ओके, दिस इज द, हाँ 1 मिनट, दिस इज द यूनिट ऑफ द थर्स्ट। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आ जाओ प्रेशर पर। प्रेशर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? भैया प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं जितना फोर्स लगा रही हूं कितने एरिया पर, कितना फोर्स लगा रही हूं कितने एरिया पर, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या क्लियर है आपको? यस मैम, हमें सब क्लियर है। सो द इफेक्ट ऑफ थर्स्ट या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मैम इसकी यूनिट कैसे निकाले? मैम जल्दी बताओ, हमें तो कुछ नहीं आता, हम नालायक है। सो आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिखो, अभी अभी सिखाया है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी अभी बताया था। अब यूनिट कैसे निकालते हैं? तो जो फॉर्मूला है उसी से यूनिट निकलेगी, उसी से ही यूनिट निकलेगी। तो जल्दी से मेरे को फोर्स की यूनिट बताइए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और मुझको फटाफट से एरिया की यूनिट बताइए। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर गाइस, ओके, दिस इज स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं गाइस PA, साथ में लिखना है PA, दैट इज पास्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल। सो आपके प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। पी से प्रेशर, पी से पास्कल। सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है मैम, याद हो गया। सो ये रहा हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये रहा मीटर स्क्वायर, ये देखो ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नाउ मेरे को फैक्टर बताओ जिसपे तुम्हारा प्रेशर डिपेंड करेगा। तो जल्दी से बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था गाइस? फोर्स अपॉन एरिया। सो बेसिकली कौन कौन सी चीज है जिसपे आपका प्रेशर डिपेंड करेगा? मैम फोर्स पे और एरिया पे, बात खत्म। कौन कौन सी चीजें जिसपे आपका प्रेशर डिपेंड करेगा? मैम इट इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहाँ पे इधर आओ, जल्दी देखो, ये रहा प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मैम फोर्स के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मैम एरिया के, क्योंकि एरिया नीचे है, फोर्स ऊपर है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर तुम फोर्स बढ़ा दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ये डॉगी ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, जब जब जिंदगी में फोर्स बढ़ता है तब तब प्रेशर बढ़ता है। अगर तुम एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों एरिया बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा? क्यों? बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम लोग
मोटी तनी वाला बैग प्रेफर करोगे या बिल्कुल पतली तनी वाला बैग प्रेफर करोगे? मैम हम तो मोटी तनी वाला बैग प्रेफर करते हैं ताकि हम पे कम प्रेशर लगे। क्यों? क्योंकि मोटी तनी वाले बैग में ज्यादा सरफेस एरिया है, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। वाई? P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए मतलब ए बढ़ा रहे हो तो P कम हो जाएगा। F एंड A आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब पता है ना तुम्हें? तो बस खत्म खत्म भाई। आई होप आप सबको इतना समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं फटाफट से कौन कौन से फैक्टर पर तुम्हारा प्रेशर डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड इज, सबसे पहला है फोर्स एंड दूसरा क्या है मेरे बच्चों? एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी लैंग्वेज में लिख देती हूँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ठीक है, आप भी जल्दी से लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम लगेगा। क्लियर है गाइस? क्या आपको इतनी बात क्लियर है बहुत अच्छे से? यस मैम, हमको तो सब क्लियर है। समझ आ गया? रुकना जरा, आप दिख रहे ये? दिख रहा है ना? ठीक है, 1 minute, लेट मी बोल्ड इट। हाउ टू बोल्ड इट? छोड़ो गाइस, छोड़ो छोड़ो, आ जाओ वापस आ जाओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोयेंसी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोयेंसी। सो व्हाट डू यू मीन बाय बोयेंसी? बोयेंसी का मतलब क्या होता है? अब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो तुमने देखा होगा जब तुम एक टब लेकर आते हो, देखो एक ये रहा टब, ये क्या है मेरे बच्चों? टब है। क्या है ये? टब। 1 minute, लेट मी मेक दिस टब अगेन। ये रहा टब। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये लो, मैंने इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भर दिया है? पानी भर दिया है। अब हुआ क्या बेसिकली? मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर एक मग डाल दिया, डिब्बा डाल दिया। तो बेसिकली जब मैं इसके अंदर डिब्बा डालूंगी तो जो डिब्बा है वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर फ्लोट करेगा। इसका मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डिब्बा पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है? मतलब पानी उस पर कोई अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका डॉगी है। मैंने क्या किया, एक पूरा का पूरा टब लिया, डॉगी को उसके अंदर डाल दिया और डॉगी ऊपर तैर रहा है। इसका क्या मतलब है? पानी डॉगी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सो द फोर्स अप्लाइड ऑन अपवर्ड डायरेक्शन टू द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन इट इज नोन एज बुओयंट फोर्स। बस इतना ही पढ़ना था, बात खत्म हो गई। ठीक है, सो बुओयंट फोर्स क्या होता है? जल्दी से बताइए। बुओयंट फोर्स अपवर्ड फोर्स होता है। सबसे पहली बात तो ये, बुओयंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। जब तुम एक ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डालोगे तो बेसिकली उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर तैरने लग जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बोयेंसी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका बुओयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? आपका आंसर क्या होगा? इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एंड इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और ये किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या मतलब है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब नीचे जाने की क्षमता। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा है तो ये डॉगी जल्दी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है, और बुओयंट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट डूब रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा फोर्स ज्यादा है? ऑब्वियसली अगर एक ऑब्जेक्ट डूब गया है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा है एंड बुओयंट फोर्स कम है। अपवर्ड फोर्स कम लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा लग रहा है, तभी तो वो डूबा। तो बस यही लिखा है, एक ऑब्जेक्ट डूबता कब है और एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट सिंक। एक ऑब्जेक्ट तभी सिंक करेगा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है,
अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी बुओयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बुओयंट फोर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जल्दी बताओ ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है। ऑब्जेक्ट तब फ्लोट करेगा जब बुओयंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है बुओयंट फोर्स से जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लग रही है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब ऊपर तैरेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई एल्पिन सिंक्स एंड बोट शिप फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम बात करें डेंसिटी की, सो डेंसिटी क्या होता है जल्दी से बताइए। कुछ नहीं होता, जल्दी से एक फॉर्मूला याद करिए डेंसिटी का, बस होने वाला है बच्चों चैप्टर खत्म। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। सो अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, क्लियर। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मेरा कितना मास और मैं कितनी वॉल्यूम में बैठी उसी को ही मैं क्या बोलूंगी, मेरी डेंसिटी। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ m इज द मास एंड v इज द वॉल्यूम। सो द डेंसिटी इज छोटा d। ठीक है, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा छोटे d से हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं। सो डेंसिटी इज छोटा d, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे को जल्दी से इसकी यूनिट बताइए। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, सो ऊपर आएगा केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, तो नीचे आएगा मीटर क्यूब। सो द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, लास्ट टॉपिक है, जल्दी से खत्म करिए। जिसको समझ नहीं आया अभी तक फटाफट से जाइए और दोबारा से वीडियो देख कर आइए। व्हाट डू यू मीन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या मतलब है, इट स्टेट दैट when a body is immersed fully or partially in the fluid, अगर तुम एक बॉडी को किसी भी पानी के अंदर पूरा डबो दो या आधा डबो दो, वो हमेशा अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और जो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो उसके वेट के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। अगर मैं कुत्ते को ले आऊं और इसको मैं एक पानी में डबो दूं, जब मैं पानी में डुबोऊंगी तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो इसके वेट के बराबर लगेगा। बस यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात खत्म, सीरियसली बच्चों बात खत्म। कैसा लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आ गया। तो बेसिकली ये आपका वाटर है, अगर मैं वाटर के अंदर इस डॉग को डुबो दूंगी, आई नो ये वाटर का डेप्थ बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा टब ले और इस डॉग को डुबो दूं तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वाटर के द्वारा इस डॉग के ऊपर, वो इस डॉग के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशन क्या है जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पूछी जाती है, डिफाइन पूछी जाती है, फटाफट से याद करिए। एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी, हमको डेंसिटी पता लग जाएगी ऑब्जेक्ट्स की। इट इज यूज टू डिजाइन शिप्स एंड सबमेरीन्स, बेसिकली हम शिप्स बना सकते हैं। जो शिप्स बनती है और जो सबमेरीन्स बनते हैं ना, वो इस पर ही डिपेंड होते हैं। जो तुम शिप्स बना के घूम रहे हो, सबमेरीन बना के घूम रहे हो, शिप्स कभी डूबती नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट शिप्स नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती, क्योंकि वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर रही है और उसके ऊपर उतना फोर्स लग रहा है जितना उसका वेट है। ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल शिप डूबती नहीं है। ठीक है, हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर में तुम इसको यूज करते हो। इट इज बिकॉज ऑफ द शिप मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, शिप आयरन और स्टील की बनी है। इट फ्लोट इन वाटर वेयर ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन सिंक इन इट, क्लियर। रिलेटिव डेंसिटी का फटाफट से एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन रेशियो का मतलब होता है अपॉन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। भैया रिलेटिव का मतलब है नीचे क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव का क्या मतलब है, वाटर से रिलेट कर रहे हो। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या इसकी कोई यूनिट होती है, नो मैम, इट हैज नो यूनिट्स, सो मैं आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहती थी, फाइनली अब मैं आप लोगों से कह रही हूँ। सो आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाहती थी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, सब कुछ अच्छे से समझा है। बस जाइए अच्छे से सब कुछ लर्न करिए और मौज करिए। तब तक के लिए ओके बाय।